Hello my dear students and viewers. So today this is lecture number 2 of class 10 science electricity. So in this lecture we will first discuss about electric field and potential, then we will go towards electric current and electric circuit. Okay, so let's begin with electric field. What is the meaning of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड कहने से हम क्या समझते हैं, पहले उसको देखेंगे। सपोज यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मैं यहाँ पे रखा हूँ। सपोज दिस इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और यहाँ पे मैं एक चार्ज पार्टिकल रखा हूँ। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये दोनों पार्टिकल के बीच में कौन सी फोर्स काम करना चाहिए? एज बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर, सो डेफिनेटली देयर शुड बी एन अट्रैक्टिव फोर्स, यस और नो। अच्छा, अगर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा लेकिन मैं इतने डिस्टेंस पे रख के देख रहा हूँ कि यहाँ दोनों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, दैट मींस देयर इज नो फोर्स बिटवीन दिस टू। ओके, तो मैं सपोज यहाँ पे लाके रख दिया उसको, इस रीजन यहीं पे लाके रख दिया उस चार्ज को, किसको? ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आया। तो यहाँ लाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा था फोर्स? जब इसको यहाँ तक ले आए तो यहाँ पे फोर्स क्यों काम किया? दैट मींस इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है डेफिनेटली देयर इज सम रीजन इन व्हिच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। समझ में आ रहा है? दैट मींस हम ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा रीजन है जिस रीजन के अंदर ये दोनों चार्ज रहने से क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसी रीजन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो उसका अगर हम देखो, पहला बात सपोज ये पॉइंट चार्ज है तो उसका रीजन सपोज में ऐसे सर्कुलर पाथ में बना है, ठीक है ना। तो जब ये इस रीजन के अंदर जब तक नहीं आएगा तो ये चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के दौरान कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज को लाके मैं यहाँ रखूंगा, फिर भी इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज की वजह से कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब मैं इसके ऊपर रख दूंगा, सपोज इसके अंदर आ गया, तब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। जितने पास आता जाएगा चार्ज, दोनों चार्ज एक दूसरे के जितने पास रहेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ये चीज तो हम लोग चल के क्लास 12 में आप लोग पढ़ोगे, अभी इसको लेके इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये हम लोगों को समझ में आ रहा है, ये चीज तो हम इतना समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का एक रीजन है, जिस रीजन के अंदर अगर बाहर से कोई एक चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज बॉडी आकर रहता है उस रीजन के अंदर, तब जाके वो उसके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है। उस रीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन के बाहर अगर लेके रखेंगे तो दोनों मतलब कि उसके ऊपर कोई बाहर का जो चार्ज लाए थे हम, चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या है? सो लेट्स गो एंड राइट इट्स डेफिनेशन। देखिए, here it is the definition of electric field. Electric field is the region surrounding the charged body or particle within which another charged body or particle experiences certain force. उसका मतलब ये है कि ये एक चार्ज बॉडी के सराउंडिंग का एक रीजन है। ये सपोज एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका सराउंडिंग का रीजन सपोज ये है, ठीक है ना। within which another charged body experiences certain force. another charged body को अगर मैं लाऊंगा इसके अंदर, सपोज एक नेगेटिव चार्ज बॉडी या फिर another पॉजिटिव चार्ज बॉडी को मिलाऊंगा, तो इस रीजन के अंदर अगर दोनों चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस रीजन के बाहर अगर रखेंगे तो कोई फोर्स एक दूसरे को, इस चार्ज के दौरान इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो उसी रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट है आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Look at here. Here I have written the definition of electric potential. Electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done to move a unit positive charge from infinite to that point. Infinity to that point. इसका मतलब ये है कि एक एक करके समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे मेजर करेंगे? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करेंगे इन ए इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करेंगे। दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करेंगे, तो उसका डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक चार्ज को क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, कहां से मूव करा के लाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कुछ दूर से लाएंगे, मतलब दैट डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड। तो कुछ डिस्टेंस से लेके आएंगे, कहां तक लेके आएंगे, उसी पॉइंट पर लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ओके, ये चार्ज के चलते यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पढ़ा है अभी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज दिस इज पॉइंट P and I have to find the electric potential at point P. P पॉइंट में मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। So P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, it is the amount of work done to move a unit positive charge. What is the meaning of unit positive charge? That means that charge should be positive and its magnitude should be 1 coulomb. मतलब कि unit positive charge, it should be पॉजिटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी 1 कूलम। तो उस चार्ज को P पॉइंट तक लाने के लिए मेरे को जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मींस मेरे को जितना वर्क करूंगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लास 9th में आप लोग इसको वर्क एनर्जी एट पावर चैप्टर में पढ़े हैं कि जितना वर्क होगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज़ बोथ वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, है कि नहीं है। तो वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना वर्क होगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एट दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है क्या, जितना वर्क होगा, दैट वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज तो हमारा यूनिट है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उसको अगर मैथमेटिकली हम लिखेंगे, तो मैथमेटिकली हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP लिख रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ में आ गया, वर्क डन तो यहाँ पे हम लोगों का वर्क हो रहा है, इसके लिए वर्क हो रहा है पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है कि नहीं। तो यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब 1 होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी अगर यहीं पे फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क के फॉर्मूला से हमेशा यूनिट निकल जाता है, ठीक है। तो वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, है कि नहीं। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, या फिर जूल पर कूलम जो होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम जो होता है, दैट इज नोन एज वोल्ट। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्ट का हम कैसे डिनोट करते हैं, V से डिनोट किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या, सो दिस वाज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 1 वोल्ट हम लोग कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट विल बी 1 जूल divided by 1 coulomb। अब मैंने 1 वोल्ट will be equal to 1 जूल पर 1 coulomb, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया था ना, EP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा आपका वोल्ट, वर्क का यूनिट होगा आपका जूल, तो यूनिट चार्ज का यूनिट क्या है, 1 coulomb, ठीक है। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, a device is used to measure the electric potential is known as your voltmeter।
वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वोल्टमीटर का यूज करते हैं। Voltmeter is used to measure इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज नेक्स्ट? पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े, अभी पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहने से मतलब क्या समझते हैं हम लोग? दोनों चीज के बीच में कुछ अंतर जो है समझ में आ रहा है क्या है? सिमिलरली द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस between two points in an electric field is defined as the amount of work done to move a unit positive charge from one point to other। देखो हम लोग जो पोटेंशियल का फॉर्मूला डेफिनेशन सीखे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल was defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinite to that particular point at which we want to find out the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट जब हम पर्टिकुलर वहां पे क्या एक सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन हम लोग का क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरा दो पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट सपोज मेरा है P है और एक Q है। तो P एंड Q के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डू सम वर्क। इस वर्क किसके वर्क करना पड़ेगा? टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 कूलम चार्ज को Q से P तक या फिर P से Q तक लेने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स P एंड Q। समझ में आ रहा है? वही दो पॉइंट के बीच, मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना रहेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और मैं जितना वर्क करूंगा दैट वर्क विल बी नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? तो ये था आप लोगों का क्या? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वी विल गो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, दिस इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड एज I। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? I मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है देखेंगे, लेकिन एक चीज हम ये समझ जाते हैं कि व्हेनेवर ये करंट जो फ्लो होता है कहां फ्लो करेगा? एक वायर में फ्लो करता है। जनरली हम जो डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं, एक वायर में करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? तो वो जो वायर में करंट क्यों फ्लो किया है, कैसे फ्लो करता है? The flow of electric current is due to the potential difference between the two terminals of the wire, two ends of the wire। देखो जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि जब पानी ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जाता है, ध्यान दो मेरी बात को। तो पानी गिरता है तो पानी पहाड़ से मान लो कि पानी नीचे गिर रहा है,
या फिर नीचे से पहाड़ के ऊपर पानी चढ़ रहा है, ऐसे होता है क्या? तो पानी क्या करता है कि द वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक वो क्या करता है? फ्लो करता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? जिस वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है उस करंट का जो दोनों एंड होता है, जो एंड पॉइंट्स जो दोनों रहता है, तो दोनों एंड पॉइंट के बीच में क्या करना पड़ेगा? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है, एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक मतलब ये सपोज एक वायर है, दिस इज द एंड पॉइंट्स ऑफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर ए एंड बी। ये दोनों ए एंड बी दोनों पॉइंट के बीच में मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा तो इसके थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रही है? इसीलिए मैं इसको लेकर सपोज है कि यहाँ पे सेल था मेरा, सेल मतलब समझ रहे हैं ना, जो बैटरी हम उधर नहीं बोलते, लेकिन फिजिक्स में उसको सेल कहते हैं। ठीक है, इस सेल में लेके इसको मेरे से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद देखो ये जो सेल होता है, ये होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल, ये है आपका लोअर पोटेंशियल। तो डेफिनेटली ये जो ए और बी दोनों को जो मिला के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना, तो दोनों ए और बी पॉइंट के बीच में क्या हो गया है? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये है आपका हायर पोटेंशियल, ये है आपका लोअर पोटेंशियल। सो द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये तो आपका करंट का डायरेक्शन हो गया। लेकिन ये करंट क्या है? करंट हमेशा बता दे रहा हूं, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। द करंट इज ऑलवेज मेजर्ड, द करंट व्हिच फ्लो the current is always measured at a particular point inside the circuit। ठीक है, करंट हमेशा एक सर्किट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाता है कि इस पॉइंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन उसका ये होगा, the amount of charge flowing through a particular point per unit time is called current। उसका डेफिनेशन ये है, सपोज ये एक वायर है, समझ लेते हैं उसको, दिस इज ए वायर। ठीक है, तो ये जो वायर है, सपोज आई हैव टू मेजर द करंट एट दिस पॉइंट। ठीक है ना, ये जो सेक्शन है यहाँ पे मेरे को करंट मेजर करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मान लो कि मैं करंट मेजर करूंगा तो इस पॉइंट में मेरा करंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम। तो इस पॉइंट के थ्रू, सपोज दिस इज पी पॉइंट, तो ये पी पॉइंट के थ्रू जितना चार्ज मेरा फ्लो करेगा, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, मतलब कि टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है, मतलब कि एक सेकंड में इस पी पॉइंट के थ्रू जितना चार्ज फ्लो करेगा दैट इज माय करंट। समझ में आ गया? तो ये जो पी पॉइंट में लिया हूं, इस पी पॉइंट के थ्रू मेरा जितना चार्ज फ्लो करेगा एक सेकंड में जितना चार्ज जो पी पॉइंट के थ्रू फ्लो करेगा दैट इज नोन एज माय करंट। तो करंट का अगर हम फार्मूला लिखेंगे, करंट का फार्मूला हम लोगों का क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू चार्ज पर टाइम। समझ में आ रही है? भाई यूनिट टाइम में लिखते हैं उसको, टाइम तो है और है कि नहीं? तो करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज पर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको जो मिलेगा दैट इज द करंट। या फिर उसका डेफिनेशन भी हम और लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। द रेट ऑफ
flow of charge is called current। इसका मतलब जो है, इसका मतलब भी वही है, ठीक है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब कि जितना चार्ज एक सेकंड में, एक चार्ज मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, दैट इज द करंट। सो करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट का आई लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टाइम। क्यू क्या है, चार्ज है, एंड टी क्या है, टाइम है। तो उसका अगर यूनिट लिखेंगे, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। इसमें ऐसा यूनिट है, ठीक है ना, क्या है ये, ऐसा यूनिट है, कूलम पर सेकंड, या फिर उसको क्या कहते हैं, C बाई एस, है ना। तो कूलम पर सेकंड जो है उसको हम क्या लिखते हैं, एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ए से डिनोट किया जाता है एम्पियर को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर ए इज इक्वल टू C बाई एस, ये यूनिट है उसको, एग्री। 1 एम्पियर इक्वल टू, अगर ऐसे लिखेंगे और भी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन अगर लिखेंगे हम लोगों का ये रहेगा। देखिए अभी 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है। If 1 coulomb charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the current in it is said to be 1 ampere. Suppose this is a conductor, again I have to find the current flowing through this conductor. I have taken this cross section, and in this cross section in 1 second 1 coulomb charge is flowing. If 1 coulomb charge 1 second में flow करेगा तो जो करंट हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, 1 एम्पियर करंट। देखिए क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। सो I बराबर कितना हो जाएगा, Q कितना है, 1 कूलम चार्ज, टाइम कितना है 1 सेकंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो जितना भी मेरे को करंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, है कि नहीं। 1 कूलम, कूलम पर सेकंड कितना है, एम्पियर है कि नहीं। तो ये जो 1 कूलम, 1 बाय 1 कितना है, 1 है, कूलम पर सेकंड कितना है, एम्पियर है। सो मेरे को 1 एम्पियर करंट तब मिलेगा जब एक सर्किट में, एक क्रॉस सेक्शन में, पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन में 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। एंड हियर टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट देयर इज a device used which is known as ammeter. Ammeter is used to measure electric current. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये एमीटर यूज होने से हमको करंट एक सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है पता चल जाता है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ आइडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है ना, कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन पता करने से पहले हमको एक चीज जानना पड़ेगा कि whether the current flows in a continuous manner or not। जो करंट है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है या नहीं। तो उसको हम पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, करंट कंटिन्यूअसली तब फ्लो करेगा या फिर एक करंट तब फ्लो करता है when there is some amount of potential difference between two ends of a wire। एक वायर में या फिर एक कंडक्टर में, वायर हो सकता है या एक बॉडी भी हो सकता है जो कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है ना। तो मतलब कि एक जो कंडक्टिंग बॉडी हम लोग लेते हैं, उस कंडक्टिंग बॉडी का दो टर्मिनल के बीच में अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा,
देन क्या होगा कि हम लोगों का ये वायर में या फिर वो कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कनेक्ट दैट, सपोज दिस इज इन वायर, समझ जाते हैं इसको, दिस इज ए, दिस इज ऑलरेडी आज मैं बता चुका हूं आपको, ये दोनों पॉइंट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देन ओनली वी विल गेट सम इलेक्ट्रिक करंट या फिर वी विल गेट सम कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। समझ में आ रहा है? कंटीन्यूअस फ्लो पाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होना बहुत जरूरी है। सो इन ऑर्डर टू गेट ए पोटेंशियल डिफरेंस आई विल कनेक्ट दैट वायर विद ए बैटरी। एक बैटरी के साथ मैं क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इफ आई विल कनेक्ट द two end points of the conductor with the positive terminal and negative terminal of the battery, then the current will always flow. Then continuous flow कैसे होगा? तो continuous flow तब हो पाएगा जब ये positive terminal and negative terminal जो सेल का है, ये दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए, कुछ potential difference रहना चाहिए। तो ये potential difference सेम में रहता है, समझ में आएगा? तो positive difference, positive terminal जो होता है इसका potential high होता है, नेगेटिव पोटेंशियल का नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो होता है। तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस रहता है। जब डिफरेंस रहेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो हायर पोटेंशियल कहां पे है? पॉजिटिव टर्मिनल के पास है, और लोअर पोटेंशियल मेरा नेगेटिव टर्मिनल के पास है। तो आप ये सोचोगे तो ये यहां से यहां करके चला जाता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। ये क्यों नहीं होता है हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? बट यहाँ पे इतने समझ जाओ, तो इसको फ्लो करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के पास जाने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए कि पोटेंशियल कैसे फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगा। तो मैं जब ये कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया, कंडक्टर को ज्वाइन करने से क्या होगा कि द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम negative, so from positive terminal to negative terminal. This is in this way we can get the continuous flow of current. देखिए हाँ, ये करंट कब तक फ्लो करेगा? Current will flow until and unless the potential on both the terminals is equal. जब तक दोनों पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा कि the current will flow from positive to negative terminal. The current flows continuously from positive to negative terminal until its potential both at both the terminals become equal. Current flows continuously from positive to negative terminal until its potential at both the terminals become equal. दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक करंट फ्लो करेगा। एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक वाटर टैंक है, क्या है? एक वाटर टैंक है। यहाँ पे भी एक वाटर टैंक है, दोनों का लेवल बराबर है, ठीक है? एक टैंक में इतना पानी है और एक टैंक में इतना ही पानी है, और इस टैंक से इस टैंक को हम लोग जैसे कि वायर में कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे नीचे से मैं एक पाइप कनेक्ट कर दिया, ठीक है? थ्रू दिस पाइप the current will flow from, sorry, through this pipe the water will flow from tank A to tank B. लेकिन ये जो पानी है ये जब यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, ये क्यों फ्लो कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे ज्यादा पानी है, यहाँ पे कम पानी है। इसमें दैट मींस इट इज द हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को करंट की जगह यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है। हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है? पानी यहाँ पे धीरे-धीरे क्या होगा?
पानी विल रिड्यूस, यहाँ वाटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड हियर वाटर लेवल विल इंक्रीज। लेकिन ये कब तक ऐसे पानी फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों वाटर टैंक का क्या है, लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी ना इधर से यहाँ आएगा ना यहाँ से वहां फिर रिटर्न जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली करंट एक सर्किट में या फिर एक कंडक्टर के थ्रू तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल जब हो जाएगा तब वहीं पे करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। दैट मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल पोटेंशियल है कि नहीं, दोनों का पोटेंशियल जब इक्वल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ रही है यार? जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तब हम ये कहते हैं कि बैटरी खत्म हो गया या फिर द सेल इज सेड टू बी डेड। हम ये कहते हैं कि बैटरी क्या हो गया, खत्म हो गया, सेल डेड हो गया। समझ में आ रही है यार? अच्छा, ये था आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। बट हम ये पढ़े थे ना करंट के डेफिनेशन में, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का फ्लो मतलब क्या है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? दैट मींस द इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पोटेंशियल पे हम लोगों का क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस नेगेटिव टर्मिनल में है, ध्यान दीजिए मेरी बात। तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द नेगेटिव टर्मिनल। सो करंट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट होता है। समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड द करंट विल फ्लो इन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू होगा तब जाके हमारा करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। समझ में आ रही है? सो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों टर्मिनल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल ना हो। जब दोनों टर्मिनल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आ रही है? सो अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं तो उसका डायरेक्शन हमेशा ये रहता है। इन बॉक्स को मैं लिख देता हूं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is always opposite to the direction of flow of electron. So direction of electric current is always opposite to the direction of flow of electron. मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है? और एक चीज क्या है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हम लोगों का हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में फ्लो करता है। हायर टू लोअर, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही नहीं है? अब हम ये देखेंगे कि एक वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, कंडक्टर के थ्रू करंट कैसे फ्लो करता है। सपोज दिस इज द सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर को मतलब उसका बड़ा करके उसका डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टेज में मैं जब जानता हूं कि उसको करंट फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सेल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहां पे सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है? तो कनेक्ट होने के बाद क्या होगा और कनेक्ट होने से पहले क्या होगा देखते हैं। देखो, जब इनिशियल स्टेज में ये क्या है, मेटालिक कंडक्टर है। समझ में आ रहा है क्या है? तो दीज आर द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी चार्ज फ्लो होता है। इनिशियल स्टेज में जब ये सेल के साथ उसको कनेक्शन नहीं किया जाता है, सेल के साथ सपोज इसका कोई कनेक्शन नहीं है, एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन एनी डायरेक्शन, इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन।
कोई भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है, बिकॉज़ दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन मूव रैंडमली। बट व्हेन this conductor, this metallic conductor will be connected with a cell, जब उसको मैं क्या करूंगा, एक सेल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, then this is positive, this is negative। इस सेल के साथ कनेक्ट होने से क्या होगा, the electrons will start moving randomly। ये देखो कनेक्शन तो यहीं पे हुआ है ना, तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो करंट फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी जाके हमारा करंट फ्लो कर पाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, रैंडमली मूव कर रहे थे। बस ये जो वायर है ये टोटल एक कंप्लीटेड वायर है, ठीक है ना, बस ये भी बीच में सेल कनेक्ट किया गया है, ये कंप्लीटेड वायर, बस सेल ये वायर का कुछ सेक्शन को मैं बड़ा करके दिखाया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो दे विल फ्लो रैंडम, दे विल नॉट फ्लो रैंडमली, दे विल फ्लो इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस तरफ क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन में इस दिशा में कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी अपोजिट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ current। The current will flow from positive terminal to negative terminal and the electrons will move from negative terminal to positive terminal in a fixed systematic way or systematic path। So friends, this was for today। So in the next lecture we will go for electric circuit। Okay, thank you।